जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर 4 और इसका पार्ट हमने 4 लेकर आ चुके हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। तो आज जो हम लोग पार्ट 4 पढ़ाएंगे इसमें आप लोगों का कंप्लीट 1942 ईस्वी तक खत्म करेंगे। बिना विलंब करते हुए आपकी क्लास को शुरू करते हैं। हमने पढ़ाया था कि 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में। इसकी कड़ी में और आज आप लोगों को पढ़ाएंगे 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ। कौन सा कांड हुआ? काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ, जिससे संबंधित है भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल। फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो साल आता है 1927 ईस्वी का, जिसमें फिकी की स्थापना हुई। फिकी की स्थापना हुई। फिकी की स्थापना हुई। फिर जब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो साल आता है 1928 का। आप लोग नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको VVI लगा लीजिए। 3 फरवरी 1928 ईस्वी शुरू होता है बारदोली सत्याग्रह। कौन से सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुई? तो आप कहिएगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। और यह किस राज्य में था? तो आप कहिएगा गुजरात में था। एक और आपसे सवाल पूछा जाता है कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन थे? तो आप कहिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कहिएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुई? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। कहाँ हुई? गुजरात में हुई। इसके नेता कौन थे? तो आप कहिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? सरदार की उपाधि किसने दी? सरदार की उपाधि किसने दी? आपसे पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो आप कहिएगा बारदोली की महिलाओं ने। किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। बारदोली की, आप लोग कॉपी पे लिखते रहिए, बारदोली की महिलाओं ने। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा कि सादा है बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। और यह किस राज्य से है? तो गुजरात से है। इसके नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि कहाँ मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो आप कहिएगा बारदोली की महिलाओं ने दिया था। आगे जब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो साल आता है 1929 ईस्वी का। समय था वो लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का वो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आप कहिएगा इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कहिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये कब हुआ था? तो आप कहिएगा दिसंबर 1929 में। कब हुआ था? दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन होती है और इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में कहा जाता है पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। किसकी मांग की जाती है? पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। इस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जो है दिसंबर में ही लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तिरंगा झंडा फहराया जाता है। कहाँ पे फहराया जाता है? रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। उसके बाद से जो है यह तय किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। लेकिन वास्तविक आज़ादी तो हमें 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिला। आप जान रहे हैं कि हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर
1949 को ही तैयार कर दिया गया था, लेकिन उसे लागू किया गया पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ताकि ये जो अधिवेशन की जो यादें हैं 26 जनवरी 1930 की, इसको ताजा रखा जा सके। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वर्ष है 1929 का ही, 1929 का ही। 1929 में हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। आपसे कोई पूछे बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, इसके नेतृत्व कर रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपसे पूछा जाता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो आप कहिएगा 1929 में। लेकिन इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आप कहिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन में ध्यान देना है, ऑप्शन में दिया हुआ रहता है दयानंद सरस्वती। बच्चा अक्सर पढ़ा रहता है दयानंद सरस्वती को, अब वो क्या करता है, देखिए मेरे सरस्वती या स्वामी, ले स्वामी दयानंद सरस्वती, बस गलत नहीं। क्या ध्यान देना है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या ध्यान देना है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर आगे बढ़ेंगे, साल रहता है 1930 ईस्वी का। 1930 ईस्वी में जो है ना, आप लोग पढ़े होइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाता है। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के समय महात्मा गांधी दांडी मार्च करते हैं, यानी दांडी यात्रा शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, दांडी यात्रा शुरू करते हैं 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कब शुरू करते हैं, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं, तो आप कहिएगा साबरमती आश्रम से। कहां, क्या कहिएगा, साबरमती आश्रम से। यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा कि जो दांडी मार्च शुरू हुआ था उसमें कितने अनुयायी भाग लिए हुए थे, यानी महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायियों ने भाग लिया था, तो आप कहिएगा 72 अनुयायियों ने भाग लिया था। कितने अनुयायियों ने भाग लिया था, 72 अनुयायियों ने भाग लिया था। लेकिन वही आपसे सवाल पूछा जाए कि दांडी यात्रा जो है, जो दांडी मार्च है, यह कितने दिनों तक चला, तो आप कहिएगा 24 दिनों तक। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी दूरी तय की गई, तो आप कहिएगा लगभग 250 किलोमीटर। लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय की गई। और कितना दिनों तक चला, 24 दिनों तक चला। कितना किलोमीटर दूरी तय की गई, 250 किलोमीटर की दूरी तय की गई। आगे जो है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है नमक कानून को जो है ना, समुद्र से नमक निकालते हैं, समुद्र से पानी निकालते हैं और उससे नमक बना करके नमक कानून का विरोध करते हैं। तो कब करते हैं, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। यहाँ से बहुत सारी चीजें कंसेप्ट आपको क्लियर हो रही है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। और कहाँ से शुरू हुआ, तो साबरमती आश्रम से। कितने अनुयायी महात्मा गांधी के साथ में भाग लिए थे, तो 72 अनुयायियों ने भाग लिया था। और कितने दिनों तक चला था, तो देखिए 24 दिनों तक चला था। कितनी दूरी तय की गई, तो 250 किलोमीटर। और ये कब नमक बना करके महात्मा गांधी इसको विरोध किए, तो आप कहिएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। लेकिन यहाँ से एक और महत्वपूर्ण आपको सवाल बता दे कि बिहार में, हम लोग बिहार से संबंधित है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में जो उस समय किस चीज का विरोध हो रहा था, यानी महात्मा गांधी तो नमक कानून का विरोध कर रहे थे, लेकिन बिहार में किस चीज का विरोध हो रहा था, तो आप कहिएगा जब महात्मा गांधी नमक कानून का विरोध कर रहे थे तो बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया जा रहा था। चौकीदारी कर जो था, या चौकीदारी कानून जो था,
उसका विरोध किया जा रहा था। तो अब आपको जल्दी जल्दी से एक दो सौ जो है क्विक पॉइंट बतलाते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि सिवान में चौकीदारी कर का जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे, कहा सिवान में चौकीदारी कर का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आप बताइए सिवान में चौकीदारी कर का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो हम बतला रहे हैं गंगा प्रसाद राय। एकदम नोट कर लीजिए, छपने वाला एकदम सवाल है बोर्ड में। अभी इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं ना, इस चैप्टर का आप एग्जाम देने जाइएगा और मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लिए, और इसका सुपर 50 एमसीक्यू लेकर के आने वाले हैं। अगर आपने उस 50 क्वेश्चन को देख लिया तो मेरी वादा है कि 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड में टकरा कर ही रहेगा। तो चलिए, चौकीदारी कर का जो है विरोध सिवान में कौन कर रहे थे, तो आप कहिएगा गंगा प्रसाद राय ने किया था। किसने किया था? गंगा प्रसाद राय। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पटना में जो है ना चौकीदारी कर का विरोध कौन कर रहे थे, तो आप कहिएगा श्रीमती हसन इमाम एवं विंध्यासिनी देवी। तो चौकीदारी करके सिवान में विरोध कौन कर रहे थे? गंगा प्रसाद राय। और पटना में कौन कर रहे थे? हसन इमाम एवं विंध्यासिनी देवी जो है चौकीदारी कर का विरोध कर रहे थे। चलिए, हमने बतला रहा था कि पटना में जो है विंध्यासिनी देवी जो है और हसन इमाम ने चौकीदारी कर का विरोध किया था, और जो है सिवान में जो है गंगा प्रसाद राय। लेकिन वहीं एक और आपसे पूछा जाएगा कि गया में चौकीदारी कर का विरोध किसने किया, तो आप कहिएगा चंद्रावती देवी। अच्छा, एक बात आप लोग बतलाइए कि क्या आप लोग समझ रहे हैं कि चौकीदारी कर क्या है? आपने तो ये पढ़ा है कि चौकीदारी कर है, पर ये चौकीदारी कर क्या है? देखिए, उस समय जो है ना बिहार में बहुत ज्यादा लूटपाट होती थी, समझे ना, छीना झपट। तो अंग्रेजी सैनिक जो थे वह लोगों के यहाँ रक्षा करते थे रात में जग करके, बिहारी लोगों का। तो उसी सेवा के बदले में जो है ना वो चौकीदारी कर लेते थे। कौन से कर लेते थे? चौकीदारी कर लेते थे। आप लोग जान गए पटना में किसने किया? श्रीमती हसन इमाम एवं विंध्यासिनी देवी ने। गया में चंद्रावती देवी है, और सिवान में जो है गंगा प्रसाद राय है। अब इस कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर साल रहता है 1900। महात्मा गांधी तो ये महात्मा गांधी दांडी यात्रा अब खत्म करने के बाद में होता क्या है कि अंग्रेजों में एक बौखलाहट टाइप की होने लगती है, यानी लॉर्ड इरविन काफी घबरा जाते हैं। अंततः जो उनसे जो है महात्मा गांधी से समझौता करना पड़ता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। आपको पूछा जाएगा गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, तो कहिएगा 5 मार्च और 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और उस समय के व्यवसाय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन के बीच में। इसको कहा जाता है दिल्ली समझौता। क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है या दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इसके बाद में महात्मा गांधी तैयार हो गए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। लेकिन अब आपको थोड़ा सा हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बतलाते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, आपसे जब पूछा जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो आप कहिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आप कहिएगा लंदन में हुआ। हालांकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, इसके बाद में द्वितीय हुए जो 1931 में हुआ, और इसके बाद में तृतीय हुआ जो 1932 ईस्वी को हुआ।
तो आप जान गए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1930 ईस्वी को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 ईस्वी को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1932 ईस्वी को। तो जब 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है ये पैक्ट हो जाती है, तो उसके बाद में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले जाते हैं। तो हालांकि इनकी बात वहां से विचार नहीं मिल पाती है और पुनः वापस आ जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो आप कहिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन अगर यही आपसे सवाल पूछा जाए कि तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तीनों सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने, किस भारतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था, यानी जो तीनों सम्मेलन हुआ भाग लिया था, तो आप कहिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया, महात्मा गांधी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन इसमें एक और मोड़ आता है, आपसे पूछा जाएगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट होता है। ये आपसे पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप यहाँ भी यही लगा ले। पूना पैक्ट कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। और ये सवाल में पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ, तो आप कहिएगा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, भीमराव अंबेडकर के बीच। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। वर्ष आता है 11 अप्रैल 1936 का। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है, कब होती है, तो आप कहिएगा 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और ये कहाँ होती है, तो आप कहिएगा लखनऊ में। इसकी नेतृत्व कौन करते हैं, तो आप कहिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्या कहिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब आगे इसी कड़ी में बढ़ते हैं। तो भारत में एक महत्वपूर्ण आंदोलन होता है 1942 ईस्वी में, शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। और अंततः इस आंदोलन में जो है वो भारत के द्वारा कड़ी विरोध व्यक्त किया जाता है और क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। और इस आंदोलन के बाद में जो है ना अंग्रेजों को अपना हमारा देश छोड़ करके जाना पड़ता है। और आपको अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बेअसराय कौन थे, अच्छा भारत छोड़ो, गो मतलब जाना, छोड़ रहे हैं तो गो ही कहेंगे ना कि गो गो गो। तो गो से आप याद रखिए कि उस समय के व्यवसाय हुआ करते थे 1942 में लीन लिथ गो, लीन लिथ गो। तो उस समय के व्यवसाय कौन हुआ करते थे, लीन लिथ गो। कौन थे, लीन लिथ गो। जाओ यहाँ से। कौन व्यवसाय हुआ करते थे, लीन लिथ गो। अगर आपसे पूछा कि अंतिम आंदोलन था, इस आंदोलन के बाद में जो अंततः भारत जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो जाता है। अंग्रेजों की जंजीरों को, बेड़ियों को हम लोग तोड़ने में कामयाब होते हैं। तो अब अपनी वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगी तो आपके लिए सुपर 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम आएंगे, वन लाइनर या MCQ टॉप 50 वीडियो लेकर के आएंगे इसके बारे में, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आपको मैं यह भी सूचना दे दूं कि आगे जो है आपका संसाधन चैप्टर पढ़ाई होने वाला है जियोग्राफी का। तो आप उसके लिए तैयार रहिए, अपने घर पे पढ़िए और उसके बाद में यहाँ आप वीडियो पे आइए
और इसके अलावा और आपको आवश्यक सूचना दे दें कि हम बहुत ही जल्द 11-12 की हिस्ट्री का भी क्लास लेकर आने वाले हैं। इसलिए आपके जो भी भाई-बहन, पड़ोसी है, उन्हें इस बात की इन्फॉर्म कर दें कि यहाँ पे जो है 11th और 12th क्लास की हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।